नमस्कार दोस्तों, यूपी तक के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की, जो अपनी पार्टी की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए फुल एक्शन में है। उनका वोट बैंक तेजी से खिसक रहा है और उसे संभालने के लिए मायावती ने अब पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोट पर काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें ओबीसी समुदाय को बसपा के साथ लाने की रणनीति पर माथापच्ची की गई। मायावती की नज़र पीडीए, वो पीडीए जिसे आप अखिलेश यादव के तरफ से ज़्यादातर सुनते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है, जिस पर पिछले कई महीनों से अखिलेश यादव का फोकस है, वो अब मायावती की नज़र में है। पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रहा था, हम सभी जानते हैं। इसकी बदौलत अखिलेश और राहुल गांधी ने बीजेपी को 33 सीट तक महदूद कर दिया था। अब बसपा की नज़र इसी वोट बैंक में सेंध मारी की है। क्या 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अपनी पार्टी के अच्छे दिन लौटा पाएंगी? वो पार्टी जो साल 2007 में 206 सीट लेने के बाद सरकार बनाने के महज 15 साल बाद यानी 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमटी हुई है। तो मायावती की आज की जो बैठक है उसका क्या मतलब है, और पिछले दिनों बीएसपी के अंदर जो उठापटक हुई है वो 2027 के मद्देनजर हमें क्या बताती है, क्या तस्वीर दिखाती है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक, जो कि हमारे एडिटर हैं, ब्यूरो चीफ हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज की जो बैठक हुई है वो क्या अलग है? उसमें हर बार मायावती की कोई बैठक होती है, ट्विटर पर 3-4 पेज की एक प्रेस रिलीज आ जाती है और उसके बाद कुछ बातें कह दी जाती हैं। क्या आज की बैठक को हमें किसी अलग नजरिए से देखना चाहिए? नीरज, देखिए, थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। ऐसे क्या खास इसमें से निकला है, लगता है इनसाइड स्टोरी मुझे लगता है बताएंगे। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये कि देखिए, मायावती ने अभी तक लगभग सारे प्रयोग किए। पिछले 2 चुनाव को देख लें तो दलित ब्राह्मण, दलित मुस्लिम, दोनों प्रयोग मायावती ने कर लिए। जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था दलित, और उसमें भी जाटव प्लस ओबीसी, और ओबीसी में वो बिरादरियां जिन्होंने कांशीराम के वक्त से बसपा को एक तरीके से खड़ा रखा था, बसपा को मजबूती दी थी, ताकत दी थी। तो ये जो भाईचारा कमेटी मायावती ने नया जो टर्म कॉइन किया है, हालांकि ये पुराना है, पहले भी करती रही, लेकिन इस बार उन्होंने दलित और ओबीसी इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर विधानसभा से लेकर जिलों तक में उन्हें जोड़ने की एक नई कोशिश की है। ये कोशिश कितनी सफल होगी इस पर तो कहना, कुछ भी कहना तुरंत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उनका जो जनाधार है, उनका जो संगठन है, वो जमीन पर कितना कारगर है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि संगठन बेशक हो, उनके साथ लगातार उनका जनाधार घट रहा है। लेकिन पीडीए का जवाब बीजेपी पीडीएस से देना चाहती है, पिछड़ा, दलित और सवर्ण। तो मायावती भी दलित और जो उनका ओबीसी, जो उनका पुराना जो उनका फॉर्मूला रहा है, मुझे लगता है उसको रिवाइव करने के मूड में है, कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि दलित और ओबीसी अगर एक बार किसी तरीके से जुड़ गया तो फिर कम से कम एक सम्मानजनक वो वापसी अपनी देखती हैं, चाहे वो वोट शेयर के मामले में हो या अगर बहुत अच्छा करें तो कुछ सीटों के मामले में हो। लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नया फॉर्मूला उनको किसी ने बताया है कि बिना ओबीसी के अब बसपा का आगे बढ़ना मुश्किल है। देखिए, बसपा जहां तक आ चुकी है वहां तक सिर्फ उनका जो अपना कोर वोट बैंक है वो प्लस कैंडिडेट का वो वोट जो उन्हें मिलता रहा है, उसके बल पर ही बसपा अभी तक गिरते हुए भी जहां तक पहुंची है वहां है। अगर यहां से उठना है तो उसी ओबीसी पर उन्हें भी फोकस करना होगा, जिस पर इस वक्त राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं, और जो बीजेपी का सबसे बड़ा स्तंभ, मजबूत आधार बना हुआ है। तो मायावती ने भी अपना ओबीसी और दलित का जो एक कॉम्बिनेशन सामने रखने की कोशिश की है। अभी तो पहली मीटिंग हुई है, हर विधानसभा में एक दलित, एक ओबीसी का एक कमिटी, मतलब एक कमेटी में ये होंगे, हर जिले में होंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ओबीसी को ये दिखाने के लिए कि भाई आप आए, जुड़े, और उसके बाद हमारे
हमारी टिकट पाए। ये उनका कहीं ना कहीं एक नजरिया हो सकता है। मुझे लगता है कि ये एक कम से इतने जो प्रयास उनके हुए हैं अभी हाल के समय में, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है जो कि कितना सीरियस है नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसा प्रयास है कि अगर ये सफल हुआ तो मायावती को कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। हो सकता है अगर सीरियसली दलित और दलित में भी जाटव और ओबीसी अगर को इंटैक्ट करने की कोशिश करती हैं बाकी किसी का मुकाबले, क्योंकि जो उनके पास जो अपना जितना मुस्लिम वोट बचा है थोड़ा बहुत ही वो उनके साथ होगा। जो थोड़ा बहुत ब्राह्मण या सवर्ण जिसकी बात करती रही है वो उनके साथ हो सकता है, लेकिन अगर ओबीसी जुटा तो बाकी उनकी वापसी की राह निकल सकती है। नीरज। नहीं, बिल्कुल सही बात। के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर भी दोस्तों आप चलता हुआ देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें यादव वोट की, सीएसडीएस लोक नीति का आंकड़ा कहता है कि 82% यादव वोट इंडिया गठबंधन को गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को। 15% बीजेपी को गया, मायावती को मिला 2%, तकरीबन तकरीबन ना के बराबर। नॉन यादव ओबीसी की बात कर लीजिए तो 59% नॉन यादव ओबीसी ने वोट दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को, बीजेपी और उसके साथियों को। 34% दिया इंडिया गठबंधन को, मायावती को मिला 3%, तकरीबन तकरीबन 9 ना के बराबर। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव जिन्हें बीते हुए जुम्मा जुम्मा एक साल भी नहीं हुआ, वहां पर मायावती को ओबीसी वोट तकरीबन तकरीबन ना के बराबर मिला है। ऐसे में कासिम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जाहिर तौर पर कोशिशें की जाती हैं और कोशिशें जीरो से ही की जाती हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को अगर हम पहला पड़ाव माने जहां पर यह पहली लड़ाई होनी है वोट की, आपको लगता है कि 2% 3% वोट से उठकर मायावती एक सब्सटेंशियल ओबीसी वोट लाकर और अपने दलित वोट के साथ उसे मिलाकर एक प्रभावशाली आंकड़ा लाने में सफल हो सकती हैं? शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ऐसा है कि मायावती का पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो मायावती को आप राजनीति में निष्क्रिय पाएंगे। और उनकी जो भी कोशिशें थी किसी भी बिरादरी को जोड़ने के लिए, कोई भी नारा रहा हो, सर समाज आए और हमारी सरकार बनाए, हमने अपनी सरकारों में ये काम किए हैं, ये उनका एक एक टारगेट रहता था, उसी पे वो बात करती थी। इस बार ये जो पिछले 1.5 महीने में ये प्रयास किया गया है कि 1.5 महीने में उन्होंने बल्कि 1.5 महीने नहीं, 1 महीने हो रहे हैं, 1 महीने में भाईचारा कमेटियों के गठन की बात कही और जो कैडेट कैंप थे उसे बंद करके रजिस्टर पे करेक्शन था सर, ये भाईचारा, कासिम साहब टोक रहा हूँ, ये भाईचारा वर्ड चूंकि हो रहा है, हम वेबसाइट्स पर भी खबरों में पढ़ रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि भाईचारा कमेटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसमें ऐसा है जैसे तमाम पार्टियों में पिछड़ा मोर्चा होता है, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा है, समाजवादी पार्टी में पिछड़ा मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी में पिछड़ा वर्ग का मोर्चा है। बहुजन समाज पार्टी उसको पिछड़ा मोर्चा कहने की जगह पर इसको भाईचारा नाम दिया था उन्होंने, मायावती ने, कि एक शेड्यूल कास्ट या एक ब्राह्मण, एक शेड्यूल कास्ट और एक यादव, या एक कुर्मी और एक शेड्यूल कास्ट, एक ये सामंजस्य। और उस अगर कमेटी बड़ी होती है तो इसमें एक शेड्यूल कास्ट, एक बैकवर्ड, एक मुस्लिम, इस तरह से एक भाईचारा बना के कमेटी को उसका नाम भाईचारा दिया, ना कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम कमेटी दिया या पिछड़ा वर्ग दिया। क्योंकि मायावती ने इसका नाम भाईचारा दिया जबकि काशीराम इसका नाम बहुजन समाज दिया करते थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से देखिए आप तो 1989 में बहुजन समाज पार्टी जब यूपी में खाता खुला था तो मायावती के अलावा दूसरा सांसद जो जीता था वो यादव था, रामकृष्ण यादव। मायावती ने जब 95 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो मायावती के अलावा अगर किसी ने शपथ ली थी तो वो राम लखन वर्मा थे, अम्बेडकर नगर के, वो कुर्मी बिरादरी के थे। इसी तरह से बसपा का प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल बड़े ताकतवर, बड़े पावरफुल माने जाते थे। बसपा का प्रदेश अध्यक्ष वो हुआ करते थे, दयाराम पाल हुआ करते थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर रहे, लालजी वर्मा रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। ये पिछड़ों में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमेशा रहे और ठीक ठाक उनका एक मामला था जब सरकारें थी। तो काशीराम के जमाने में वो जातियां जो कभी इलेक्शन नहीं जीतती थी, जो जिला पंचायत और प्रधान भी नहीं हो पाती थी, उन जातियों ने विधानसभा और लोकसभा का दरवाजा देखा। और ये बात मायावती इसी बात को उनको समाज को याद कराने की कोशिश कर रही है। इसमें जो मैंने नई चीज देखी नीरज जी,
तो मैं बैठक के बाद मेरी जब बात हुई नेताओं से जो बैठक में शामिल थे, पहली बात तो बसपा में कोई मुंह नहीं खोलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं संबंधों के आधार पर बात हो ही जाती है। तो बाद में ये बात निकल के आई कि ये जो कमेटियां हैं जिसे भाईचारा नाम दिया गया है, इन कमेटियों को इन पे जो जिले के या जोन के इनके पदाधिकारी हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये अपने इंडिपेंडेंट होंगे, अपनी कमेटी खुद बनाएंगे। जिला संयोजक जो बन गए हैं वो विधानसभा के संयोजक बनाएंगे, उसके बाद वो सेक्टर के संयोजक बनाएंगे और बूथ के संयोजक बनाएंगे। और उनकी समीक्षा बैठक भी ये जो बसपा के जो नेता हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ताकतवर लोग कहे जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं शमशुद्दीन रायनी है, कहीं मुमताज अली हैं, कहीं घनश्याम करवार हैं, कहीं विश्वनाथ पाल हैं, तो इस तरह से जो लोग हैं, ये इनकी बैठकें हर माह स्टेट ऑफिस में होगी, प्रदेश कार्यालय में होंगी। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो बैठकें होती थी उसमें मायावती की जो बैठक थी उसमें उनका कैडर आता था, सिर्फ जो उनके पदाधिकारी थे। उसमें जो भाईचारा कमेटियां थी वो मायावती की बैठक में बुलाई नहीं जाती थी, और मंडल के लोग आते थे, जिले के लोग तो बिल्कुल नहीं होते। तो अब ये लोग हर महीने इनकी बैठक लखनऊ में होगी, उनकी समीक्षा होगी। और इस बैठक को विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष और मेवालाल गौतम जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मायावती का सारा उनके सभी कामों को वो देखते हैं, वो लेंगे। और मायावती की अनुपस्थिति में और ये बैठेंगे, मायावती भी लेंगे। मतलब ये हुआ कि ये सीधे बसपा सुप्रीमो, या आप यूं कह लीजिए बहुजन समाज पार्टी के स्टेट ऑफिस, या आप ये कह लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जो कि लखनऊ से ही पूरे देश में गवर्न होती है, उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये एक संदेश जो है ये इसमें है पिछड़े वर्ग के लोगों में कि हम जो है आपसे सीधे आपसे राब्ता रखेंगे। और बसपा पे जो एक ठप्पा लगा हुआ था एक जाति विशेष की पार्टी का, उससे बाहर निकलने का पहला जो इनका पड़ाव है, उसका पहला प्रयास उनका ये है। मुझे आज कुछ लोग दिखाई दिए नीरज जी, जैसे रामशंकर पाल एक बसपा के पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उन्नाव या फतेहपुर के कहीं रहना, उनका बेटा था, वो मीटिंग में मौजूद था। एक मुझे दिखाई दिए 1989 में बेनी प्रसाद वर्मा के जिले में ननकू वर्मा थे, वो बसपा से 89 में इलेक्शन लड़े थे, वो मुझे बैठक में दिखाई दिए। तो इस तरह के पुराने लोगों को जो बसपा में रहे हैं, बैकवर्ड नेता हैं, वो या उनके परिवार के लोग इस बैठक में आए थे। उससे चूंकि वो किनारे पड़े हुए थे, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। मायावती की ये जो 10 साल की निष्क्रियता थी, उससे जो तमाम लोग थे, उनका अपना जो कोर है या जिसे कहा जाता है उनका कमिटेड वोटर है, या उनकी जाति का कहा जाता है वोटर है, उसको छोड़ के बाकी लोग पूरा निराश थे। तो ये प्रयास एक तरह से उसको रिवाइव करने का है। अब ये कितना हो पाएगा, ये अगले माह, जैसे आज ये खत्म हुई है, 1 महीने बाद क्या कहा है कि हर महीने वो करेंगे, समीक्षा लखनऊ में होगी, विश्वनाथ पाल करेंगे। तो 1 महीने बाद इसका रिजल्ट ये पता चलेगा। एक तो जमीन पे पता चलेगा कि जो जिले के संयोजक बनाए गए हैं वो कितना कैपेबल है, वो जिस समाज के हैं, जैसे ये पहले जो भाईचारा था नीरज जी, वो पहले यादव समाज भाईचारा, कुर्मी समाज भाईचारा बिरादरियों के नाम से था, ब्राह्मण समाज भाईचारा, बल्कि अनुसूचित जात में भी बंटवारा हो गया था। पासी समाज का भाईचारा था, धोबी समाज का भाईचारा था, यानी अनुसूचित जात में जाटो बिरादरी को छोड़ के बाकी सारी बिरादरियों को भाईचारे में डाल दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं है। तो देखना यह है कि एक बात और इनपुट ये मिलता है कि जो इस विधानसभा में इस कमेटी को जो बनाएंगे जिले के लोग, विधानसभा की कमेटी, विधानसभा का अध्यक्ष जो संयोजक होगा, अध्यक्ष नहीं संयोजक नाम दिया गया है। तो जिस बिरादरी के लोग ज्यादा सेक्टर और बूथ में पदाधिकारी बनते हैं, ये माना जाएगा कि ये बिरादरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित है। बहुजन समाज पार्टी का जो पुराना जो इतिहास है उससे प्रभावित होकर वो बसपा से दोबारा जुड़ना चाहती है, और तब उस बिरादरी के उम्मीदवार पर विचार करना शुरू कर देगी कि यहां पर इस बिरादरी का उम्मीदवार लड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो पहली इसकी बैठक है, जिस तरह से मैंने इतने दिन से बसपा कवर कर रहा हूं, मैंने बहुजन समाज पार्टी की जो स्टेट की बैठक होती है जिसे मायावती लेती हैं, उसमें भाईचारा कमेटी के जिले के लोगों को आते हुए कभी नहीं देखा था, जो आज देखा गया। तो ये शुरुआत मायावती की सीरियस शुरुआत है। और एक चीज और नीरज जी, मायावती पहले बताती थी कि हमने अपनी सरकारों में ये किया, ये किया, ये किया। अब उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी 2027 में, तब हम पिछड़े वर्ग के इन नेताओं के जो आज हमारे जिले के और विधानसभा के पदाधिकारियों पर होंगे, प्रभारी होंगे, उनको सरकार आने पर उनका समायोजन किया जाएगा और उनको पूरा जो है जिसको कहते हैं सम्मान दिया जाएगा। तो वो
पहले भूतकाल की बात करती थी, हमारी सरकार थी तो हमने ये, अब ये कह रही कि हमारी सरकार आएगी। अभी तक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो थी, इतनी शिद्दत के साथ, और अंदर की बात यह है, इंटरनल बात यह है कि मायावती इस बात पे पूरी तरह से फोकस्ड है, और मतलब अपने पदाधिकारियों को इस पर लगाया हुआ है, और जो बहुत से लोग निष्क्रिय थे उनको हटाया भी है। और कोऑर्डिनेटर सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटर्स की जिनकी शिकायतें बहुत थी, उनको भी धीरे धीरे करके साइडलाइन किया जा रहा है और नए लोगों को लाया जा रहा है। देखना यह है कि क्या मायावती पहले की तरह, हाँ एक चीज और, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, हमारे कैमरे पे एक बड़े पदाधिकारी ने ये बात कही है कि जल्द ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी छोड़कर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के कद के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग जल्दी बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक शुरुआत होगी और ये माना जाएगा कि मायावती 2024 की लड़ाई में आगे निकल रही हैं और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लिया। नीरज जी, बहुत डिटेल और बड़ी कासिम सर आपने हमारे दर्शकों के लिए दी, और आपकी इसी ताकत का बखूबी इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो आपके पास ये सूचना की ताकत है। कुमार सर, एक बड़ा सोशल मीडिया पर ना लगातार मामला वायरल होता रहता है चेन मार्केटिंग का, कि करना कुछ नहीं है, अपने नीचे 3 को बनाना है, वो अपने नीचे 3 को जोड़ेंगे, तो फिर वो अपने नीचे 3 को जोड़ेंगे, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो जो पूरा मामला एक तस्वीर बनती है कि बड़ा सफल प्रयोग हो जाएगा। लेकिन चेन मार्केटिंग का हस्त्र क्या है वो हम लोगों ने देखा। बसपा सुप्रीमो का ये सारा कुछ कार्यक्रम कागज पर तो बहुत सुंदर नजर आ रहा है कि हम एक भाईचारा कमेटी बना रहे हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, मुसलमान भी हैं, और इसको हम जाके जिले लेवल पर, कार्यकर्ता के लेवल पर, नेता के लेवल पर करेंगे। लेकिन जब बात पिछड़ों से जुड़े मुद्दों की आती है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में इतने लंबे अरसे से चल रहा है, अभी तक शायद कुमार सर का नेटवर्क कुछ वो हो गया, लेकिन कुमार सर आप हमें सुन पा रहे हैं? लेकिन कासिम साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, कुमार जी भी मुझे लगता है सुन पा रहे हैं। कुमार सर जी, नहीं, मेरा कहना यह था कि बसपा का ये जो पूरा प्लान था वो दिख रहा है कागज पर तो बड़ा सुंदर, कि ऐसे ऐसे कमेटी बनेगी हमारी और पिछड़े वर्ग के जो वोटर्स हैं हम उन तक आउटरीच करेंगे। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है और समाजवादी पार्टी उसमें लीड लेती रही है, इस तरह की जो तमाम ओबीसी से जुड़े मामले हों, तो उस पर मायावती की पार्टी बसपा की टॉप लीडरशिप हो या स्थानीय लीडरशिप हो, उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आती है। तो जब आप उनके हितों की बात करते बड़े अच्छे से नजर नहीं आएंगे, तो केवल खाका खींच देने से आपका कोई योजना सफल हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? की बात बिल्कुल ठीक है। अब का जो दौर है वो अलग है। पहले का दौर थोड़ा अलग था जब सपा और बसपा आमने सामने हुआ करती थी, और मायावती अगर सड़कों पर ना भी उतरे, प्रोटेस्ट ना भी करें, तो भी उनकी पार्टी को वोट मिलते थे, उनके विधायक बनते थे। लेकिन चूंकि इस पार्टी ने कभी भी सड़क की आंदोलन की पॉलिटिक्स नहीं की है, तो वो मायावती या फिर बसपा का जो पार्टी का जो की जो जीन्स है उसमें वो चीज है नहीं। मायावती बेशक ये मुद्दे लगातार उठाती रही है, ऐसा नहीं है। बेशक अभी अगर वो देखा जाए तो वो ट्वीट करना या प्रेस रिलीज करना या पीसी करना ये होता रहा है और उन मुद्दों को उठाती रही है। लेकिन साथ साथ उन पर एक चीज और हमेशा चिपकता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। तो पहले वो बी टीम से ही निकल नहीं पाई, तो जो बीजेपी के विरोध की टीम है उसके साथ वो कहाँ दिखाई दी। तो ये पिछले कई सालों से कुछ इस तरीके का माहौल बना है कि अब अगर मायावती चाहेंगी भी तो बहुत आसानी से वो टैग हटता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इसमें ये बात जरूर है कि उनका जो वोटर है वो ये जानता है कि मायावती के काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से करती हैं। लेकिन अब जब वो नए ग्रुप को, ओबीसी को जोड़ना चाहती हैं, तो जो मुद्दे आप कह रहे हैं, चाहे वो नतजा शिक्षक हो, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, ऐसे तमाम मसलों पर जिसपे आंदोलित रहता है ओबीसी, उस पे सिर्फ मुंह जबानी बोलने से कुछ नहीं होगा, उस पे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन अब देखें, अगर आज के समय में चंद्रशेखर ने अपनी अगर कोई नई पहचान बनाई है तो वो इसलिए बनाई है क्योंकि वो सड़क पर उतरकर वो उन मुद्दों को उठाते हैं, न सिर्फ उठाते हैं बल्कि अब तो सड़क से संसद तक उठाते हैं। तो वो बहुत तेजी से उस स्पेस को ले रहे हैं जो मायावती के पास था। मायावती अभी भी अपने पुराने तरीके से ही पॉलिटिक्स कर रही हैं। जब तक उनके पास वो जुझारू
नेतृत्व नहीं होगा जो सड़क पर उतर करके बातें करे, खास करके जो ओबीसी के मुद्दे हैं उनको उठाए। तब तक सिर्फ अगर आप इंडोर मीटिंग करके और अगर आप ये तय कर दें कि आज के बाद दलित और ओबीसी का कॉम्बिनेशन होगा, इसके पहले ये था कि दलित और ब्राह्मणों का था, दलित और मुसलमानों का था, चलिए वो पहले उस तरीके के वो सम्मेलन और रैलियां करती थी। अब देखना होगा कि क्या इसके बाद अब वो रैलियां करेंगी, क्या वो सम्मेलन करेंगे, क्योंकि इसको भी पीछे से बैकअप चाहिए। सिर्फ आप एक प्लान रख देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अब दलित ओबीसी भाईचारा कमेटी है, अब इसको लेकर के जो उनका अपना तरीका है कि जिले जिले सम्मेलन करने का, तहसीलों में विधानसभा वाइज सम्मेलन करने का, अगर पुराने तरीके से अगर फिर से वो उस तरीके के सम्मेलन करती है जो बीजेपी का अपना लोगों से जुड़ने का तरीका रहा है, तब कोई बात बनेगी। लेकिन उनके मुद्दे बहुत अहम है। अगर वो सड़क पर नहीं उतरती हैं और अपने सम्मेलनों के जरिए भी इन मुद्दों को उठाती हैं तो भी कुछ बात बनेगी। मुझे लगता है कि मायावती के जो तरीका रहा है वो उनको उस तरीके से भी लेकर के आगे आना होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उनके मुद्दे इस वक्त ऐसे हैं जिन मुद्दों को बीजेपी भी एड्रेस करने की कोशिश करती है और समाजवादी पार्टी तो उसे लेकर के उड़ती ही जाती है, उठाती ही है। तो सपा उस मुद्दे को उठा रही है और बसपा को अगर ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन बनाना है तो उन्हें उस मुद्दे को उठाना ही होगा, चाहे जिस तरीके से उठाए। अमीश सर, जब आपको अपने बारे में एक तो आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सर, जब मैं ये सवाल ले रहा था वो कुमार भाई से नेटवर्क नहीं जुड़ रहा, अच्छा, तब मैंने कहा था। तो मैं आपके लिए मेरे पास एक अलग जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अपने बारे में पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं, अच्छा, और उसके बारे में मतलब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एसोसिएट करे आपकी चीज़ों, तो आपको उसके हित की बात करनी पड़ती है। जो कुमार जी जिस बात पे कह रहे थे कि भाजपा भी कर रही है ओबीसी के हित की बात और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तो मौका पड़ते ही लेके उड़ जा रहे हैं। लेकिन अभी नीरज जी कुछ आंकड़े दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को। वो बता रहे थे कि पिछड़े वोटों ने 2024 में, पिछड़े जाति के वोटर्स ने 2024 में कैसे कैसे वोट किया। ज़्यादा तो पुरानी बात नहीं, आप भी साथ डिबेट में थे सर, हम लोगों ने दलित वोटर्स का पैटर्न भी दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को बड़ी भारी संख्या इसलिए कह रहा हूं कि पहले ये टैग लगा रहता था अखिलेश यादव पर कि दलित वोट नहीं करता है समाजवादी पार्टी को। बड़ी भारी संख्या में उस लिहाज से वोट किया इंडिया अलायंस को दलितों ने। मायावती को अब जब ये लग रहा है कि दलित वोट तो शिफ्ट कर रहा है विपक्ष की तरफ और कुछ न कुछ टूट रहा है, तो वो विपक्ष ओबीसी वोट पर और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ओबीसी की जनगणना करके हम आरक्षण बढ़ाएंगे, इस तरह के वादों के साथ में हाजिर हैं। तो मायावती अब उस वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करने जा रही हैं, तो घूम फिर के आरोप तो वही आ जाएगा कि बीजेपी के राजनीति को जो सूट करने वाली राजनीति है वो मायावती कर रही हैं। ठीक है, ऐसा है अमीश भाई, थोड़ा सा इस मामले में मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। देखिए, मायावती का जो कहने का तरीका है और विपक्ष की दूसरी पार्टियों का कहने का तरीका, दोनों में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी तो पिछड़ों की पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में पिछड़ा मोर्चा है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट से जिंदा है, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, फिर भी उसके यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है। तो ये है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इस तरह का कोई प्रकोष्ठ और कोई मोर्चा नहीं है। उनका कहना है कि प्रकोष्ठ और मोर्चा जो होता है वो एक तरह से एहसास कराता है कि आप हमारा हिस्सा नहीं हो, अलग से लाए गए हो। ये एक काशीराम की सोच थी जो बहुजन समाज पार्टी ने अडॉप्ट कर रखी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की उदय से पहले, जैसे मैंने पहले अपने उस पर कहा कि बसपा जब तक पैदा नहीं हुई थी, 1989, 90, 91 से लेकर 93, 95 तक आप सफर तय करें, आपको नहीं याद होगा पूरे पूर्वांचल में कि कोई राजभर जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुआ हो। विधायक और सांसद तो बहुत दूर की बात है, जाने दिया। जब पहली बार सुखदेव राजभर जीत के आए तो लोगों को पता चला कि राजभर बिरादरी भी विधायक और सांसद और मंत्री हो सकती है, जब विधानसभा अध्यक्ष हुए। उसके बाद एक लंबी कतार हो गई, ओम प्रकाश राजभर हो गए, रामचंद्र राजभर हो गए, फिर एक बड़ी लंबी कतार हो गई राजभरों की। इसी तरह से चौहान, हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गया हो, इतने सदन जिता के लाया हो। लेकिन दारा सिंह चौहान नेता सदन हो गए, और फागू चौहान जो आज गवर्नर है वो भी बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो बहुजन समाज पार्टी के पास इतिहास है बताने के लिए कि हमने पिछड़ों में जो जातियां बिल्कुल उपेक्षित थी, जिनको पूछता नहीं, जिनको जानता नहीं था, उनको हमने मंत्री बनाया, सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा, और ये बात अपील भी करती है। दूसरी बात यह है कि जो कथित पिछड़ों की पार्टियां हैं, उनकी आप
आंदोलन और सारी बातें हम और आप करते हैं कि वो इन मुद्दों पर मुखर रहती हैं। आप याद कीजिए कि जब तक प्रोफेसर आपके लक्ष्मण यादव की एंट्री समाजवादी पार्टी में बैकडोर से नहीं थी, तो ये जो यूनिवर्सिटीज के आरक्षण और इस तरह की बात और कट ऑफ की बातें नहीं होती थी। उसके बाद हुई, उसके बाद फिर खत्म हो गई। वो पार्टियां भी उस तरह से, पार्टी तो पिछड़ों की हैं, लेकिन उनके ऊपर टैग लगा हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को इसी तरह तो घेरती है, नॉन यादव बैकवर्ड पे। तो मायावती का भी तरीका वही है। उसको कहते हैं ना कि उसका नई बोतल में पुरानी शराब, ये आप इसे यूं कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि मायावती अभी ये 69,000 शिक्षक भर्ती, मैं इत्तेफाक से लखनऊ कार्यालय में मौजूद था, बैठक चल रही थी, वो सारे बस में भर के आ गए। मायावती ने अंदर बुलवाया, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर एमएलसी थे, उन्होंने सवाल भी उठाया, सदन में उसको रखा भी और मायावती ने उस पर ट्वीट भी किया, बोली। तो बोलने से नहीं हल होता। उनका कहना है कि आप सत्ता में उस पार्टी के साथ रहो जो सत्ता में आपकी हितैषी पार्टी हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अगली विधानसभा आ रही है, लेकिन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है। 24 और 27 में फर्क यह है कि 24 में 80 सीट थी, 27 में 403 सीट है। तो 24 में आपने मुसलमान और यादव को टिकट नहीं दिया, चल गया। 27 में आप नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। ये सारी चीजें उनके दिमाग में किसी ना किसी कोने में होती हैं। पॉलिटिकल आदमी आज काम कर रहा होता है तो आज के 2 साल बाद की प्लानिंग कर रहा होता है। ये बात फिर कहूंगा कि 10 सालों से निष्क्रिय मायावती सिर्फ ट्वीट पे थी, और मायावती को बैठक भी जो होती थी बिल्कुल ऐसी ही होती थी, उस बैठक का वो मतलब नहीं होता था। मायावती बैठक लेती थी, एक प्रेस रिलीज बड़ी सी पढ़ती थी, पदाधिकारियों को इधर से उधर करती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, और उसके जैसे होता नहीं कंपनीज में कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिसका टारगेट पूरा नहीं है, उसको हटा दिया जाता है, उसको छोटी मार्केट दी जाती है, जो अच्छा करके आ रहा है उसको बड़ी मार्केट और बड़े क्या कहते हैं मॉल्स वगैरह मिलते हैं कि भाई आप यहाँ करोगे। तो वो उन्होंने वही करती थी। लेकिन अब मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, अब आप उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि भाई सीरियस है, तमाम लोगों को हटाया, तमाम को नए को बनाया, युवाओं को ज्यादा दी, जिला अध्यक्ष बहुत से बदले, नौजवान जिला अध्यक्ष नहीं, नई जो टीम तैयार कर रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, जो बीएसपी को मैंने इतने सालों में 91 से देखते देखते पाया, कुछ ना कुछ तो है जो मायावती के अंदर चल रहा है और जो छुपा हुआ है, जो हम और आप देख नहीं पा रहे। और वो जो है वो बड़ा है, उसके इशारे भी कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का रोल और रवैया है इस वक्त, या बिहार जैसी, लालू यादव अखिलेश यादव से बहुत बड़े वाले दोस्त हैं कांग्रेस के। अगर लालू यादव की घेराबंदी के लिए वहां पर शहनवाज आलम को भेजा जा सकता है, लालू यादव की घेराबंदी के लिए वहां पर अनुसूचित जात का, एससी मायावती की बिरादरी का, जाटो चमार बिरादरी जिसे कहा जाता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद कन्हैया कुमार लगाया जा सकता है। ये सारे संकेत जो है ये बिना वजह के नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अमीश भाई नहीं, बिल्कुल सही बात है। कासिम साहब, मैं आपसे चाहता हूं, फिर मैं वक्त के मुताबिक कुमार के पास भी आऊंगा कि आपने अभी 91 की बात की, 91 से आप देख रहे हैं, और 91 से मुझे लगता है कि 90 के दशक के कुछ साल छोड़ दें तो ये वो दौर है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात कीजिए तो राजनाथ सिंह का चेहरा दिमाग में आता है, कल्याण सिंह का चेहरा दिमाग में आता है, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए मुलायम सिंह का चेहरा दिमाग में आता है, बसपा की बात कीजिए मायावती का चेहरा दिमाग में आता है। 2012 तक आते आते समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से अखिलेश यादव पे आ गई। 2017 आते आते बीजेपी राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह से योगी आदित्यनाथ पर आ गई। तो वो युवा वोटर जो पिछले 15 साल में 17 साल में बड़ा हुआ है, 20-21 का हो गया है या आगे उससे भी दूसरी बार या पहली बार वोट करेगा, वो 2027 में भी मायावती के नाम पर ही वोट करेगा। वो क्यों? उसे एक कार्यकर्ता के तौर पे बसपा में क्या भविष्य दिख रहा होगा? मेरा सीधा सवाल है कि आकाश आनंद को बाहर करने के बाद मायावती ने जो पार्टी में एक उठापटक की है, वो आप कैसे देखते हैं? पार्टी के लिए, वो बीएसपी के लिए अच्छी बात है या कहीं ना कहीं वो खटके की बात? नहीं, वो बात बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करती है और बहुजन समाज पार्टी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि वो युवा जब अपने घरों से निकल के शहरों में आता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, जैसे वो बीबीए यूएफ में जब एडमिशन लेता है तो उसे पता चलता है कि ये मायावती ने बनवाई थी। जब वो अम्बेडकर क्या कहते हैं, वो जो वहां पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी हुई है आपके नोएडा, और वहां जाता है, उसके बाद उसको सब फ्री होता है सब कुछ, तो उसे पता चलता है मायावती ने बनवाया था। अपने महापुरुषों के नाम के जिले देखता है, लखनऊ का अम्बेडकर मैदान देखता है, वहां पर जाता है, नोएडा का मैदान वो देखता है क्या बना हुआ, स्मारक देखता है, तो उसको ये पता
पता चलता है कि ये मायावती ने किया था। तो उनके घर वाले बताते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी तो वो उसको लेके बड़ा होता है। आज की बैठक में भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आज की बैठक में मायावती ने यह कहा है कि आप लोग जब अपना जाते हैं, अपने पदाधिकारियों से कहा है कि जब आप जाएं इस काशीराम की जयंती में जाए, अम्बेडकर की 14 अप्रैल को अम्बेडकर की जयंती में आप जाएंगे तो अपने परिवार के लोगों को लेके जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, जो बच्चे आपके जो है उनको पता चले कि हमारे समाज के लिए हमारे यहाँ जो काशीराम थे या मायावती थे या बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया। ये एक साइकोलॉजिकल उनका एक कैंपेन है। कितना सफल होता है ये तो, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, जयप्रकाश, उधर जाइए साउथ में तो करुणानिधि, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को ले आए, तेजस्वी यादव बिहार में आ गए। एक लीडरशिप तो यंगस्टर्स की डेवलप हुई है। हालांकि ये लोग अब यंग नहीं रहते। बकौल आकाश आनंद के कुमार ईश्वर के भाई से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 52-53 साल का आदमी यंग होता है तो मैं क्या हूं, मैं तो 28-29 साल का हूं। जनरेशन बदल गई सर, जनरेशन बदल गई, जनरेशन बदल गई, जनरेशन बदल गई। हाँ नहीं, मैं एक बात कुमार अभिषेक भाई से उन्होंने जो कहा था वो कह रहा हूँ। तो मैं ये बात मानता हूं कि आज नौजवान कहीं भी आप, अभी भी हम लोग लाइव कर रहे हैं, इस लाइव में तमाम लड़के कमेंट कर रहे होंगे, यूथ कमेंट कर रहे होंगे, आकाश को वापस लाओ, आकाश को लाओ। ये सच है कि जो नई लीडरशिप नहीं होने की वजह, देखिए यूथ अपने ही नेता को पसंद करता है, उसका अपना एक अंदाज होता है, ग्लैमर होता है, तरीका होता है। वो आपके लिखे हुए भाषण या आपके लिखी हुई तकरीर या आपके लिखे हुए कोर्स को पढ़ तो लेता है, लोग उसके अंदर समाहित नहीं होता। वही बात अगर आकाश आनंद करते तो अब जाके उनके सीधे सीने पे लगती है, दिल पे लगती है, दिमाग पे लगती है। तो ये तो सच है कि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को बाहर करके, बाहर का रास्ता दिखा के नौजवानों के लिए एक रास्ता तो रोका। और नौजवान आप पदाधिकारी तो बना सकते हैं, लेकिन वो पदाधिकारी अपनी बात अपने एज ग्रुप के इंसान से जितनी अच्छी तरह से कह सकता है, वो अपने एज से बड़े और बहुत बड़े से नहीं कह सकता। इस बात से मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जी बात है, नहीं बिल्कुल। कुमार अभिषेक, छोटा सा जवाब आपसे भी लूंगा, थोड़ा वक्त का तकाजा है। मतलब वो किसी शायर ने कहा है कि मेरी फटी टोपियों पे तंज ना कर, मेरे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो जो बात कासिम साहब कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी मायावती ने बनवाई, महापुरुषों की मूर्तियां मायावती ने लगाई, तो क्या वोट देश में भी खाली अजायब घरों को ध्यान में रखता है क्या वोटर? भैया वो तो कहेगा कि पार्टी का भविष्य क्या है, आगे कौन नेता है, पार्टी में पार्टी किस तरफ जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस मोर्चे पर आकाश को मिस करेगी बहुजन समाज पार्टी? नहीं बिल्कुल, यही पीढ़ियों का अंतर है। देखिए जो पहली पीढ़ी है उसे लगता है कि आज भी जो नया यंग वोटर है वो उन्हीं चीजों को देखकर वोट करेगा जो उन्होंने बनवाया है या जिस पर उन्हें वोट मिलता रहा। लेकिन अब वो वक्त निकल गया है। मुझे लगता है कि मायावती ने मैं इसको पर्सनली मानता हूं कि पार्टी की तरफ से या मायावती की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर हुआ है जब आकाश आनंद को एकदम से किनारे ही नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया है। देखिए आज न कल बसपा को अपना उत्तराधिकारी देना होगा। अगर वो आकाश को नहीं देंगे तो भी किसी को देना होगा, क्योंकि मायावती कितने लंबे समय तक इस पार्टी को खींचेंगी। अगर 27 तक की बात है तो पार्टी के लिए 27 भी बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो बात आपने कही कि तमाम पार्टियों ने अपने 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 उत्तराधिकारियों को सामने रख दिया, चाहे वो पार्टी का हो चाहे परिवार का हो, लेकिन सामने तो है। मायावती ने भी रखा था और एक तरीके से वो चल निकला था। लेकिन अब कहाँ बात अटकी, क्या हुई, ये तो मायावती बेहतर जानेंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं अपने बने बनाए प्लान को खुद ही कुल्हाड़ी मारा, इसका नुकसान बसपा को होने वाला है। और जो यंग जनरेशन है वो निश्चित तौर पर ये देख रहा होगा कि आखिर बसपा में उसके लिए बचा क्या है। तो मायावती बहुजन समाज पार्टी की सियासी गाड़ी को वापस पटरी पर लाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों से और महीनों से हमें फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। लेकिन पिछले 15 साल के जब चुनावी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगता है कि जैसे ये गाड़ी इतनी स्टीप, इतनी तेज ढलान पर है कि शायद इसका वापस हाईवे पर आना, वापस पटरी पर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मायावती ने जो कोशिशें की हैं वो वाकई पिछले कुछ सालों की कोशिशों की सबसे बेहतर तस्वीर हमें दिखा रही हैं। 2027 के चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं। एक चर्चा ये भी है कि मायावती 200 सीटों पर अपने प्रभारी जल्द उतार सकती है और जनरली यही कैंडिडेट भी होते हैं। हम ये बहुत से सवाल थे जिनसे हम सैयद कासिम साहब से और कुमार अभिषेक से अभी और बात करते, लेकिन थोड़ा वक्त का तकाजा है। दोस्तों, मायावती ने अपनी पार्टी में बदलाव की पहल शुरू कर दी है। ये कहां पर कि वो कितना आगे इसे ले जा पाती हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मायावती अगर रिवाइव करती हैं, वापस लौटती हैं, तो इसका नुकसान
बीजेपी और एनडीए को होगा या इसका नुकसान अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन को होगा, यह भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर की एक दिलचस्प पहलू रहेगा। यूपी तक की नजर इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।